राजस्थान के एक छोटे से गांव की बात है। 12 जिले का एक किसान रामलाल मेघवाल, इनके पास थी 5 बीघा जमीन, एक छोटी सी दुकान और 3 बच्चे। पूरी जिंदगी मेहनत करके इन्होंने जो कुछ बचाया था वो सब था कोई 50-60 हज़ार रुपए। इन्हें लगता था कि बस यही इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई है। फिर एक दिन इनकी पत्नी को चेस्ट पेन हुआ। गाँव का झोला छाप डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। किसी ने कहा शहर ले जाओ, प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाओ। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जो सिर्फ रामलाल की नहीं है, ये कहानी है करोड़ों इंडियंस की। जयपुर के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते ही पहले दिन ही बिल आया 12,000 का। रूम चार्ज, डॉक्टर विजिट फी, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, ऑक्सीजन चार्ज, और ये तो बस शुरुआत थी। 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने कहा कि एंजियोग्राफी करनी होगी तो रामलाल के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हॉस्पिटल ने एस्टिमेट दिया 2 लाख रुपए। इनकी पूरी सेविंग 60,000 थे, लेकिन बाकी रुपए कहाँ से आएंगे? इन्होंने अपनी जमीन गिरवी रखी, मनी लेंडर से उधार लिया, रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया। पत्नी ठीक हो गई, लेकिन रामलाल की जिंदगी उस दिन के बाद कभी पहले जैसी नहीं रही। ये कोई अकेली घटना नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग सिर्फ मेडिकल खर्चों की वजह से गरीबी की रेखा से नीचे चले जाते हैं। सोचो, सिर्फ एक बीमारी और पूरी फैमिली का फ्यूचर तबाह। अब जरा रुको और सोचो कि ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि बीमारियां महंगी है, ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम ने खुद को एक बिजनेस में बदल लिया है। जब हॉस्पिटल का सीईओ क्वार्टरली प्रॉफिट टारगेट सेट करता है, जब डॉक्टर को हर टेस्ट रेफर करने पर कमीशन मिलती है, जब मेडिसिन का ब्रांड इसलिए प्रिस्क्राइब होता है क्योंकि फार्मा कंपनी ने उस डॉक्टर को गोवा में फ्री ट्रिप दी थी, तो फिर सवाल ये नहीं रहता कि ट्रीटमेंट महंगी क्यों है। सवाल ये बन जाता है, क्या ये हेल्थ केयर है या एक ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री जो मरीज को कस्टमर की तरह देखती है? यही सवाल है जो आज हम इस पूरी कहानी में एक्सप्लोर करेंगे। और ये कोई किसी एक डॉक्टर को बुरा कहने की कोशिश नहीं है। इंडिया में लाखों डॉक्टर्स हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो जेन्युइनली जान बचाते हैं, जो अपनी फैमिली से कम वक्त बिताकर दूसरों की फैमिलीज को बचाते हैं। ये कहानी उनके बारे में नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम के बारे में जो कब का बीमार हो चुका है। देखिए, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अगर ऊपर से देखो तो 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। एक तरफ है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ सरकार पैसा लगाती है, जहाँ थ्योरेटिकली इलाज फ्री या बहुत सस्ता होना चाहिए। दूसरी तरफ है प्राइवेट हॉस्पिटल, जो प्राइवेटिवली रन होते हैं, जहां हर चीज की कीमत होती है। कागज पर ये सिस्टम ठीक लगता है, लेकिन ग्राउंड पर जाओ तो तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। भारत की आबादी है लगभग 140 करोड़, और इन 140 करोड़ लोगों के लिए गवर्नमेंट के पास कितने डॉक्टर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर 1000 लोगों पर कम से कम 1 डॉक्टर होना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स बताते हैं कि अब इंडिया में हर 800 लोगों पर 1 डॉक्टर हो गया, जो कि पेपर पर ही अच्छे लगता है, लेकिन रूरल एरियाज में रियलिटी काफी डिफरेंट है। रूरल एरियाज में तो कई हजार लोगों पर बस 1 क्वालिफाइड एमबीबीएस डॉक्टर आता है। तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसी रियलिटी है जिसका मतलब है अगर तुम किसी गांव में बीमार पड़े तो शायद तुम्हारे पास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर पहुंचे ही ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के हालात अगर ऑनेस्टली देखें तो ये ज़्यादातर जगहों पर बेहद दयनीय है। इसे कहता है समय दिल दुखाता है, लेकिन यही सच है। अगर तुम कभी किसी बड़े शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए हो, एम्स नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या स्टेट हॉस्पिटल, तो तुमने वो तस्वीर देखी होगी जो इंडिया की असली हेल्थ केयर रियलिटी है। कॉरिडोर्स में मरीज फ्लोर्स पर लेटे हुए हैं, एक बड़े बेड पर 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। टॉयलेट्स की हालत ऐसी है कि हेल्दी इंसान भी बीमार पड़ जाए। मेडिसिन आधी बार अवेलेबल नहीं होती। इक्विपमेंट या तो पुराना है या ब्रोकन है या है ही नहीं। रूरल हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2022 की रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में तकरीबन 83% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं, यानी जहां जाना है वहां डॉक्टर ही नहीं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन बड़े स्टेट में तो हालात और भी बुरी है। बिहार को ही ले लो, 13 करोड़ की आबादी वाले इस स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर है कि एम्स पटना और पीएमसीएच को छोड़ दो तो सीरियस केसेस के लिए ठीक से रेफर करने की सिस्टम भी नहीं है। और पीएमसीएच यानी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, यहाँ की कंडीशन पर 2022 में पटना हाईकोर्ट ने खुद कहा था यहाँ की कंडीशन इंसानों के रहने और इलाज के लायक भी नहीं जैसी हालात है। झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन स्टेट के रूरल एरियाज में हालात और भी बुरी है। अगर तुम बिहार के किसी गांव में हो और कोई सीरियस प्रॉब्लम है, डिलीवरी के समय कॉम्प्लिकेशंस है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो चांसेस है कि नजदीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं होगा जो तुम्हें चाहिए। तो फिर लोग जाते कहाँ हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मजबूरी में, डर में, और अक्सर बिना ये जाने कि वहाँ का बिल उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। इंडिया में प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर्स में से एक है। 2023 में इंडिया का प्राइवेट हेल्थ केयर मार्केट अप्रॉक्सीमेटली $372 बिलियन का था। 2030 तक इसके $600 बिलियन से ज़्यादा होने का अनुमान है। ये सिर्फ इंडस्ट्री नहीं है, ये एक एम्पायर है। लेकिन ये एम्पायर बना कैसे? इसकी शुरुआत को समझने के लिए 1990 में जाना होगा। देखिए, 1991 ये साल इंडिया की इकोनॉमी हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया।
इंडस्ट्रीज खुली, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। इसी लिबरलाइजेशन की आंधी में हेल्थ केयर सेक्टर भी खुल गया। हालांकि 1990 से पहले इंडिया का हेल्थ केयर मेनली गवर्नमेंट ड्रिवन था। चैरिटेबल हॉस्पिटल्स थे, मिशन हॉस्पिटल्स थे, कुछ स्मॉल प्राइवेट नर्सिंग होम्स थे, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन 1990 के बाद अपोलो हॉस्पिटल्स जो 1983 में डॉक्टर प्रताप रेड्डी ने मद्रास चेन्नई में शुरू किया था, वो पूरे इंडिया में फैलने लगा। फोर्टिक्स, मैक्स, मणिपाल, कोलंबिया, एशिया, नारायण हेल्थ, एक के बाद एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेन्स खड़े होने लगे। इन चेन्स ने हेल्थ केयर को एक नई भाषा दी। वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, इंटरनेशनली एक्रेडिटेड, और लोगों ने ये सुना और ट्रस्ट किया, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से तो ट्रस्ट पहले ही उठ चुका था। लेकिन जब हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेशन बन जाता है तो इसके प्रायोरिटीज बदल जाती है। एक सिंपल डॉक्टर का एम होता है मरीज को ठीक करना, वहीं एक कॉर्पोरेशन का एम होता है शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना। और यही वो टेंशन पैदा होती है जिसने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम को आज उस जगह पहुंचा दिया है जहां वो है। नारायण हेल्थ के फाउंडर डॉक्टर देवी सेठी, जो खुद एक महान कार्डियो सर्जन है और जिन्होंने अफोर्डेबल हेल्थ केयर के लिए काफ़ी काम किया है, इन्होंने भी एक बार पब्लिकली कहा था कि इंडिया में हेल्थ केयर का कमर्शलाइजेशन बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है। इन्होंने बार बार ये समझाने की कोशिश की कि हेल्थ केयर सिर्फ बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ कस्टमर नहीं पेशेंट आता है। और यही वो पॉइंट है जहाँ इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम दो अलग अलग दुनिया में बढ़ती हुई दिखती है। एक तरफ वो इंडिया जिसके पास पैसा है, साउथ मुंबई के एफ्लुएंट फैमिलीज, गुड़गांव के कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, बेंगलुरु के टेक एम्प्लॉयज, इन लोगों के पास कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, प्रीमियम हॉस्पिटल तक एक्सेस होता है। अगर इमरजेंसी आए तो ये कोकिला बेन, धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल जा सकते हैं या मैंडेटा जैसे हॉस्पिटल जा सकते हैं, जहां इन्हें ट्रीटमेंट मिलता है, फास्ट मिलता है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। हाँ, ये ट्रीटमेंट बेहद महंगा हो सकता है, लेकिन कम से कम सिस्टम इनके लिए काम तो करता है। यानी हेल्थ केयर इनके लिए एक एक्सपेंसिव सर्विस है लेकिन एसेसिबल सर्विस है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग इंडिया भी है, जैसे बुंदेलखंड के किसान, आसाम के टी गार्डन वर्कर्स, बिहार के डेली वेज लेबरर्स। इन लोगों के लिए वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर कोई डेली रियलिटी नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में टीवी एड्स में सुना जाता है या न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में पढ़ा जाता है, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा सवाल अक्सर ये नहीं होता कि बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है, बल्कि ये होता है कि हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे कैसे, दवा के पैसे आएंगे कहाँ से, अगर एडमिट हो गए तो घर कैसे चलेगा। और यही गैप इंडिया की हेल्थ केयर इनइक्वलिटी को इतना ब्रूटल बना देता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डाटा के मुताबिक इंडिया के सबसे अमीर 20% और सबसे गरीब 20% फैमिलीज के हेल्थ केयर एसेस में बहुत बड़ा फर्क है। वैक्सीनेशन रेट्स देखो, रिच अर्बन फैमिलीज में 90% से ज्यादा बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिलती है, लेकिन पुअरेस्ट फैमिली में कई जगह ये नंबर 60% से नीचे चला जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी हॉस्पिटल में चाइल्ड बर्थ में भी यही डिवाइड दिखता है। अर्बन रिच पॉपुलेशन में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 95% से ऊपर है, लेकिन कुछ रूरल पुअर रीजन्स में ये रेट 50% से भी नीचे चला जाता है। और ये सिर्फ एसेस की इनइक्वलिटी नहीं है, ये क्वालिटी की इनइक्वलिटी है, ये सर्वाइवल चांस की इनइक्वलिटी है, और कई बार ये डिग्निटी की इनइक्वलिटी भी है। क्योंकि हेल्थ केयर सिर्फ इलाज नहीं होता, हेल्थ केयर ये भी तय करता है कि सोसाइटी तुम्हारी जिंदगी को कितना वैल्यू देती है। और शायद इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे पेनफुल हिस्सा ये है कि यहाँ बीमारी सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं रहती, कई बार फाइनेंशियल डिजास्टर बन जाती है। एक टर्म है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब हेल्थ केयर पर वो पैसा जो पेशेंट अपनी जेब से डायरेक्टली देता है। नेशनल हेल्थ अकाउंट के 2019-20 डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग का लगभग 47% लोग खुद अपनी पॉकेट से पे करते हैं। यानी अगर तुम सीरियसली बीमार पड़ो तो ट्रीटमेंट का लगभग आधा फाइनेंशियल बर्डन सीधे तुम्हारे परिवार के ऊपर आता है। अब इसे कंपेयर करो यूरोप से। कई यूरोपियन कंट्रीज में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर सिर्फ 15 to 20% के आसपास होता है, बाकी खर्च गवर्नमेंट या पब्लिक इंश्योरेंस सिस्टम बियर करता है। लेकिन इंडिया में लाखों फैमिलीज के लिए एक मेजर इलनेस का मतलब हो सकता है सेविंग खत्म, ज्वेलरी बेचना, लोन लेना या गरीबी में वापस गिर जाना। और यही वजह है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिर्फ हेल्थ इशू नहीं है, ये इकोनॉमिक इशू है, सोशल इशू है, और कई लोगों के लिए सर्वाइवल लॉटरी जैसा सिस्टम है। और यही इंडिया की हेल्थ केयर क्राइसिस का सबसे पेनफुल हिस्सा है। जब गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर कम खर्च करती है तो उसका सीधा बर्डन सिटीजन पर शिफ्ट हो जाता है, और जब ये बर्डन किसी गरीब या लोअर मिडिल क्लास फैमिली पर गिरता है तो कई बार फाइनेंशियली रिकवरी नहीं कर पाते, एक बीमारी और सालों की सेविंग खत्म। लेकिन इस सिस्टम की सबसे इग्नोर्ड लेयर शायद रूरल इंडिया में है, क्योंकि इंडिया की 65% से ज़्यादा आबादी आज भी रूरल एरियाज में रहती है, और यहाँ हेल्थ केयर की रियलिटी मेट्रो सिटीज से बिल्कुल अलग है। एग्जाम्पल फिर ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के देखो, ये एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है। यहाँ के कई गाँवों में नियरेस्ट गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर 20 to 30 किलोमीटर दूर है, और वहां पहुंचने के लिए कोई प्रॉपर रोड नहीं है। रात को अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए या कोई प्रेग्नेंट वुमेन को कॉम्प्लिकेशंस हो जाए तो क्या करेंगे? तो ऐसे सिचुएशन में एम्बुलेंस से पहले अक्सर किसे बुलाया जाता है? लोकल डॉक्टर को। और यहीं से इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक और अनकंफर्टेबल ट्रुथ सामने आता है। आरएमपी,
रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, बहुत से केसेस में इनके पास रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल डिग्री नहीं होती। कुछ ने छोटे कोर्स किए होते हैं, कुछ ने कंपाउंडर या केमिस्ट शॉप पर काम सीखा होता है और फिर धीरे-धीरे लोकल लेवल पर डॉक्टर बन जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग और ट्रेजिक बात ये है कि रूरल फैमिलीज़ के लिए यही लोग हेल्थ केयर सिस्टम का पहला और सबसे एक्सेसिबल हिस्सा है, क्योंकि इनके पास चॉइस ही नहीं होती। अब एक और एंगल देखो, जब गवर्नमेंट सिस्टम फेल करता है और प्राइवेट सिस्टम एक्सपेंसिव है, तो बीच में फंसा है इंडिया का वास्ट मिडिल क्लास। ये क्लास छोटी-मोटी बीमारी के लिए नेबरहुड के डॉक्टर के पास जाती है, सीरियस बीमारी के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल, और जब बिल आता है तो या तो लोन लेती है या रिलेटिव से पैसे मांगती है या प्रॉपर्टी बेच देती है। तो ये है इंडिया का हेल्थ केयर लैंडस्केप, एक ऐसी दुनिया जहाँ गवर्नमेंट सिस्टम पर भरोसा नहीं है, प्राइवेट सिस्टम पर पैसा नहीं है और बीच में लोग फंसे हैं। लेकिन ये तो सिर्फ एक तस्वीर है, इस तस्वीर के पीछे और गहरी कहानी है। आइए अब उसको समझते हैं। देखिए, ये 2017 की बात है। दिल्ली के एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में एक 7 साल की बच्ची आद्या सिंह को डेंगू हुआ। 15 दिन ट्रीटमेंट के बाद बच्ची की मौत हो गई और जब फैमिली को बिल दिया गया तो उस बिल में 16 लाख का चार्ज था। लेकिन ये सिर्फ टोटल अमाउंट नहीं था। जो शॉकिंग था वो ये था कि जब परिवार ने बिल को डिटेल में देखा तो उसमें 6 लाख से ज़्यादा का चार्ज था सिर्फ कंज्यूमेबल्स के लिए। ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन, सलाइन बैग्स, ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें हम डिस्पोजल्स आइटम कहते हैं। एक एक ग्लव का चार्ज 400 से 500 लगाया गया था। एक सलाइन बैग जो मार्केट में 20-30 की मिलती है, उसका चार्ज 300 से ज़्यादा। इसलिए ये केस इतना बड़ा हुआ कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिस लिया। दिल्ली गवर्नमेंट ने जांच बिठाई, हॉस्पिटल पर फाइन लगा, लेकिन बच्ची वापस नहीं आई। और उस परिवार का जो हुआ वो एक ऐसा जख्म था जो पैसों से नहीं भरता। ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं था, ये उस सिस्टम का एक सिम्टम था जो पूरे इंडिया में चल रहा है। और यहीं से हेल्थ केयर इकोनॉमिक्स की दुनिया शुरू होती है, क्योंकि जब तुम किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो वो एक्सपीरियंस शुरू होता है रिसेप्शन से। एक क्लीन एयर कंडीशन लॉबी, पोलाइट स्टाफ, अच्छी लाइटनिंग, ये सब एक फीलिंग देता है कि यहाँ सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसी वक्त बैकग्राउंड में एक और प्रोसेस शुरू हो जाती है, बिलिंग। और ये बिलिंग कई लेयर्स में होती है। सबसे पहली लेयर है रूम चार्ज। इंडिया के बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में रूम चार्ज देखो तो होश उड़ जाते हैं। अपोलो, फोर्टिस, मैक्स, कोकिलाबेन, इन हॉस्पिटल में एक जनरल वार्ड का चार्ज 4,000 से 5,000 पर डे से शुरू होता है। सेमी प्राइवेट रूम 7,000 से 12,000 पर डे, प्राइवेट रूम 15,000 से 25,000 पर डे, डिलक्स या सूट 30,000 से 50,000 या इससे भी ज़्यादा। अब इसमें ट्विस्ट ये है कि बहुत से हॉस्पिटल में रूम कैटेगरी से सिर्फ रूम का चार्ज नहीं बदलता, बल्कि हर चीज़ का चार्ज बदल जाता है। यानी अगर तुमने प्राइवेट रूम लिया तो डॉक्टर की विजिटिंग फीस भी ज़्यादा होगी, ऑपरेशन थिएटर चार्ज भी ज़्यादा, मेडिसिन का मार्कअप भी ज़्यादा। ये एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रक्चर है जो कंप्लीटली ओपेक है। जब तक तुम खुद इसे डिकोड ना करो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। 2023 में एक आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन के जरिए ये सामने आया कि कुछ हॉस्पिटल में एक ही मेडिसिन, जैसे कि एक कॉमन एंटीबायोटिक, जनरल वार्ड के मरीज को एक प्राइस पर दी जाती है और प्राइवेट रूम के मरीज को 3-4 गुना ज्यादा प्राइस पर। दूसरी लेयर आईसीयू चार्ज। आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, ये वो जगह है जहां सीरियसली इल मरीज रखे जाते हैं और यहाँ का चार्ज इंडिया के मोस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में 15,000 से 30,000 पर डे तक होता है। लेकिन असली बात यह है, आईसीयू में रखने का डिसीजन कौन करता है? डॉक्टर। और क्या हर मरीज जो आईसीयू में है उसे सच में आईसीयू की जरूरत है? ये सवाल कई डॉक्टर्स ने खुद उठाया, जैसे डॉक्टर अरुण गादरे जो एक पुणे बेस्ड डॉक्टर है और जिन्होंने डिसेंटिंग डायग्नोसिस नाम की एक बुक लिखी है कई और डॉक्टर के साथ मिलकर। तो इन्होंने और इनके साथियों ने ओपनली कहा कि इंडिया के कई प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू का ओवर यूज होता है। जिस मरीज को जनरल वार्ड में रखा जा सकता था उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि आईसीयू का रेवेन्यू ज्यादा है। तीसरी लेयर वेंटिलेटर और इक्विपमेंट चार्ज। अगर मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया तो 5,000 से 15,000 पर डे अलग से, डायलिसिस मशीन 1,000 से 4,000 पर सेशन, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट अलग चार्ज, इन्फ्यूजन पंप अलग चार्ज। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत से हॉस्पिटल में ये इक्विपमेंट ऑलरेडी आईसीयू में इंस्टॉल्ड है, यानी उनका कैपिटल कॉस्ट हॉस्पिटल ने पहले ही रिकवर कर लिया है। लेकिन हर मरीज से पर डे या पर यूज चार्ज लिया जाता है। चौथी लेयर, और ये सबसे चौंकाने वाली है, कंज्यूमेबल्स और डिस्पोजल्स। ये वो कैटेगरी है जो आद्या सिंह के केस में सामने आई थी। ग्लव्स, सिरिंज, कॉटन बॉल्स, बैंडेज, आईवी लाइन्स, कैथेटर्स, सर्जिकल ड्रैप्स, मास्क, ये सब कंज्यूमेबल्स है और इन पर मार्कअप इतना होता है जो किसी भी नॉर्मल बिजनेस में अनसुना होगा। जैसे एक नॉर्मल आईवी कैन्यूला जो किसी की नस में लगाई जाती है, इसका एमआरपी 15 से 60 होता है, लेकिन हॉस्पिटल में यही 150 से 300 में चार्ज होती है, यानी 10 गुना मार्कअप। इसके अलावा सर्जिकल ग्लव्स का एक पेयर होलसेल में 6 से 20 का होता है, लेकिन हॉस्पिटल बिल में 80 से 150 तक आता है। एक सिंपल डिस्पोजल सिरिंज जो 1 से 4 की होती है वो हॉस्पिटल बिल में 30 से 50 तक आता है। ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और इसका कोई रेगुलेशन नहीं था 2019 तक। लेकिन 2019 में नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए ने
एक ऑर्डर निकाला कि हॉस्पिटल मेडिकल डिवाइस और कंज्यूमेबल्स पर एमआरपी से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर आज भी ये इशू कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं हुआ है। 5वीं लेयर डॉक्टर कंसल्टेशन और प्रोसीजर्स फीस। यहाँ एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, जब तुम किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हो और कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर तुम्हें देखने आता है, तो उस डॉक्टर की विजिटिंग फीस या कंसल्टेशन चार्ज हॉस्पिटल के बिल में ऐड होते हैं। ये फीस 500 से 5000 पर विजिट तक हो सकती है, और अगर वो डॉक्टर दिन में 2 बार आए तो 2 बार चार्ज। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, वो डॉक्टर एक्चुअली उस हॉस्पिटल का एम्प्लॉय नहीं हो सकता, वो एक विजिटिंग कंसल्टेंट हो सकता है। यानी हॉस्पिटल और डॉक्टर का एक रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। डॉक्टर को उसकी फीस का एक हिस्सा मिलता है और हॉस्पिटल को बाकी। छठी लेयर, और ये शायद सबसे कम विजिबल है, फार्मेसी चार्जेस। ऑलमोस्ट हर बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में इन हाउस फार्मेसी होती है, और इस फार्मेसी से मेडिसिन लेना मैंडेटरी होता है, या तो एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिट प्रेशर के जरिए। अब इन फार्मेसी में मेडिसिन किस प्राइस पर मिलती है? आम बाजार की फार्मेसी से एवरेज 2-3 गुना ज्यादा। एक कॉमन ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एमलोडापाइन 5 mg जो बाहर 15 से 35 में मिल जाती है, ये हॉस्पिटल फार्मेसी में 60 से 90 में मिलती है। एक कॉमन एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन का एक स्ट्रिप जो बाहर 50 से 60 की होती है, हॉस्पिटल फार्मेसी में 120 से 180 में मिलती है, और मरीज के पास ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर खुद कहता है आपको इसी दुकान से लेना होगा। अब इन 6 लेयर्स को जोड़ो। मान लो किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ, 10 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा, 3 दिन आईसीयू में, 7 दिन प्राइवेट रूम में, तो इस हिसाब से टोटल 6 से 10 लाख आसानी से। और ये एवरेज केस है, कॉम्प्लिकेटेड केस में ये 20 से 30 लाख या इससे भी ज्यादा हो सकता है। अब बताओ, क्या इंडिया का एवरेज मिडिल क्लास फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन बिलिंग के इस खेल में सिर्फ हॉस्पिटल शामिल नहीं है, एक और लेयर है जो इस पूरे गेम का शायद सबसे पावरफुल हिस्सा है, वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। और इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स के बीच जो रिलेशनशिप है, वो इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी डीपली रूटेड है, और इतनी कम पब्लिकली डिस्कस्ड है कि जब तुम इसे पूरा समझोगे तो शायद तुम अगली बार डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन लेने जाओगे तो उस पर्ची को थोड़ा अलग नजर से देखोगे। देखो, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है वॉल्यूम के हिसाब से। हमारे यहाँ बनती है वो मेडिसिन जो दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में जाती है, और इसलिए इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, लेकिन इस फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में खुद आम इंडियंस को मेडिसिन किस प्राइस पर मिलती है, ये एक अलग कहानी है। इंडिया में फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग का एक इंटरेस्टिंग दोहरापन है। एक तरफ है जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन का मतलब है वही केमिकल कंपाउंड, वही डोज, वही इफेक्टिवनेस, लेकिन बिना किसी ब्रांड नेम की। दूसरी तरफ है ब्रांडेड मेडिसिन, वही केमिकल, वही डोज, लेकिन एक ब्रांड नेम के साथ। पैकेजिंग अच्छी है, मार्केटिंग है, एमआर यानी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का सिस्टम है, और प्राइस का फर्क है। तो पैरासिटामोल की बात करें तो जन औषधि यानी गवर्नमेंट की जेनरिक मेडिसिन स्कीम में पैरासिटामोल 500 mg की 10 टैबलेट्स का स्ट्रिप की कीमत 4 से 10 रुपए के बीच। लेकिन एक कॉमन ब्रांडेड पैरासिटामोल जैसे क्रोसिन या डोलो की प्राइस 15 से 35, कुछ प्रीमियम ब्रांड्स में 30 से 40 तक। सेम मॉलिक्यूल सेम इफेक्ट, यानी 10 से 20 गुना प्राइस डिफरेंस। ये डिफरेंस सिर्फ पैकेजिंग का नहीं है, ये डिफरेंस उस पूरे मार्केटिंग मशीन का है जो फार्मा कंपनी चलाती है। अब एक और डायमेंशन है डायग्नोस्टिक टेस्ट का खेल। ये शायद वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा कॉमन है और सबसे कम लोग नोटिस करता है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, थोड़ा बुखार है, थोड़ी वीकनेस है, डॉक्टर तुम्हें देखता है और एक स्लिप पकड़ा देता है, इसमें लिखा होता है आपको ये टेस्ट करवाना पड़ेगा, और कुल मिलाकर 2 से 5 हज़ार का टेस्ट ही हो जाता है। लेकिन क्या सच में इन सभी टेस्ट की जरूरत थी? शायद 2-3 से काम चल जाता, लेकिन लिखे गए 6। क्यों? क्योंकि यहाँ एक फेनोमेनन है जिसे मेडिकल एथिक्स में डिफेंसिंग मेडिसिन कहते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर अपनी लायबिलिटी प्रोटेक्ट करने के लिए ज्यादा टेस्ट लिखता है। अगर कुछ हो गया तो कोई ये ना कह सके कि टेस्ट नहीं करवाए। और टेस्ट का ये खेल सिर्फ स्मॉल क्लिनिक्स में नहीं होता, बड़े हॉस्पिटल्स में पैकेज बेस्ड ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है। कार्डिक हेल्थ पैकेज 15,000 तक, फुल बॉडी चेकअप 8,000 से 12,000 तक, कैंसर स्क्रीनिंग पैकेज 1,000 से 30,000 तक, और इन पैकेज में 30 से 40 टेस्ट होते हैं। लेकिन क्या सच में 40 साल के एक हेल्दी इंसान को इन सभी 40 टेस्ट की जरूरत है? मोस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं नहीं, लेकिन फियर साइकोलॉजी काम करती है। जैसे डॉक्टर कहते हैं सर एज बढ़ रही है, प्रिवेंटिव चेकअप जरूरी है, मैडम आजकल इतनी बीमारियां हैं, बेटर सेफ देन सॉरी, टेस्ट करवा लीजिए, सेफ रहेंगे। और जब तुम्हें कैंसर का, हार्ट अटैक का, डायबिटीज का डर दिखाया जाए तो तुम टेस्ट करवाओगे, हम सब करवाएंगे, क्योंकि जान से बड़ा कुछ नहीं। लेकिन इस फियर साइकोलॉजी का सबसे पावरफुल इस्तेमाल होता है सर्जरी रिकमेंडेशन में, और ये वो जगह है जहां पैसों का खेल अपनी सबसे हाई स्टेक्स फॉर्म में दिखता है। इंडिया में सिजेरियन डिलीवरी का रेट देखो, WHO का गाइडलाइन है कि किसी भी कंट्री में सी सेक्शन रेट 10 to 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी 100 में से 10-15 डिलीवरीज ही सी सेक्शन होनी चाहिए, बाकी नेचुरल डिलीवरी होनी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये सी सेक्शन डिलीवरी क्या होता है। तो देखिए, सिजेरियन डिलीवरी यानी सी सेक्शन एक बड़ी सर्जरी है
जिसका इस्तेमाल माँ के एब्डोमेन और यूटेरस में चीरा लगाकर बच्चे को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ये तब की जाती है जब नॉर्मल डिलीवरी से माँ या बच्चे को कोई खतरा हो। लेकिन इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल का सी सेक्शन रेट 54% है, कुछ स्टेट में ये तो 80% से ज़्यादा है। एक नॉर्मल डिलीवरी का हॉस्पिटल में खर्च 30,000 तक आता है, वहीं एक सी सेक्शन डिलीवरी का खर्च 50,000 से 2.5 लाख तक आ जाते हैं। मतलब एक नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं देखिए पेट में चीरा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे उनका ज़्यादा पैसा बन रहा है और इसको बोलते हैं लूटना। तो इस पूरे चैप्टर में जो पैटर्न दिख रहा है वो ये है कि हॉस्पिटल बिलिंग एक ऐसा मेज है जो डायलैबोरेटली कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। मेडिसिन का प्राइसिंग एक ऐसा गेम है जिसमें आम कंज्यूमर्स हमेशा हारता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक ऐसा बिजनेस है जो फियर और कमीशन पर चलता है, और सर्जरी रिकमेंडेशन हमेशा प्योरली मेडिकल नहीं होता। लेकिन ये कहना कि हर डॉक्टर करप्ट है, ये सच नहीं है, और ये कहना कि हर हॉस्पिटल लूट रहा है, ये भी पूरी पिक्चर नहीं है। इस सिस्टम में हज़ारों ऐसे डॉक्टर्स हैं जो जेन्युइनली ईमानदारी से अपनी पूरी जी-जान लगाकर काम करते हैं, जो रात के 2 बजे उठकर सर्जरी करते हैं, जो रूरल एरियाज़ में सर्व करते हैं, जो सिस्टम के खिलाफ खड़े होते हैं। प्रॉब्लम सिस्टम में है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर में है, रेगुलेशन की कमी है, ट्रांसपेरेंसी की एब्सेंस में है। तो ये था पूरा वीडियो, बाकी यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।